हेलो बच्चों, मैं अग्रवाल रुचि राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। तो बच्चों, अब हम शुरू करते हैं हमारा 16 चैप्टर, जिसका की नाम है राष्ट्रीय आय का मापन, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। तो बच्चों, राष्ट्रीय आय का मापन होता किस तरीके से है? अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन अभी आ रहा होगा कि इतना बड़ा देश है, इतने सारे लोग रहते हैं और उन सभी लोगों की आय को मापना कितना टिपिकल जॉब है, और ये जॉब होता कैसे है, किस तरीके से एक एक व्यक्ति की आय को मापा जाता है और उसके बाद उसको कुल करके राष्ट्रीय आय निकाली जाती है। तो ये तो बड़ा कठिन काम है, और ये काम किसके द्वारा किया जाता है और ये होता कैसे है? ये सारे सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे ना। तो हम इस चैप्टर में जान पाएंगे कि राष्ट्रीय आय का मापन किस तरीके से किया जाता है, क्योंकि राष्ट्रीय आय को मापना कठिन कार्य तो है ही, साथ में ये कार्य एकदम सही भी होना चाहिए, क्योंकि इसी से तो पता चलेगा कि हमारा देश विकास के किस स्तर पर है। ठीक है बच्चों, तो आइए जानते हैं कि राष्ट्रीय आय को किस तरीके से मापा जाता है। बच्चों, जो राष्ट्रीय आय होती है उसको मापने का लक्ष्य क्या होता है कि हम हमारे देश के विकास के स्तर को जान पाएं। आगे जो नीति निर्माण है उसमें भी हम राष्ट्रीय आय को ही क्या करते हैं, मेजरमेंट के रूप में लेते हैं, क्योंकि जो भी नीतियां बनाई जाती है उसमें राष्ट्रीय आय को आधार माना जाता है, और जो भी लक्ष्य रखे जाते हैं उसमें भी राष्ट्रीय आय को ध्यान में रखा जाता है। तो इसीलिए राष्ट्रीय आय को मापना बहुत जरूरी है। यही सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई है कि राष्ट्रीय आय की गणना के आधार पर ही आर्थिक विश्लेषण, भावी अनुमान, नीति निर्धारण में उनका प्रभावी क्रियान्वयन निर्भर करता है। ठीक है बच्चों, कि जो भी राष्ट्रीय आय को मापा जाता है, जो भी राष्ट्रीय आय के आंकड़े हमारे सामने आते हैं, उसी के आधार पर भावी अनुमान लगाए जाते हैं, नीति निर्माण किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, इसीलिए राष्ट्रीय आय को मापना बहुत जरूरी कार्य है। अब राष्ट्रीय आय को मापने के लिए विभिन्न विधियां काम में ली जाती हैं, और इन विधियों के बारे में हम जानेंगे इस चैप्टर में कि कौन कौन सी विधियां किस तरीके से काम में ली जाती हैं। ठीक है, राष्ट्रीय आय की गणना के लिए विभिन्न विधियों की जानकारी होना आवश्यक है। अब बच्चों, अब एक बात आप ये बताइए कि राष्ट्रीय आय को मापने की जो भी विधियां काम में ली जाती हैं, तो अलग अलग विधि से मापेंगे तो राष्ट्रीय आय की गणना अलग आनी चाहिए या एक ही आनी चाहिए? बताइए, राष्ट्रीय आय की गणना एक ही आनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय आय तो एक ही रहेगी चाहे वो किसी विधि से मापी जाए। आपने मैथ्स तो पढ़ी ही है। मैथ्स में आप यदि आपके सामने कोई भी दिया जाता है क्वेश्चन और उसको आपको सॉल्व करना होता है, तो उसके बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं, लेकिन किसी भी फॉर्मूले से उसको सॉल्व किया जाए आंसर तो वही आता है, आंसर तो चेंज नहीं होता। इसी तरीके से राष्ट्रीय आय में होता है कि राष्ट्रीय आय को किसी भी विधि से मापा जाए, लेकिन आंसर वही आएगा, अर्थात राष्ट्रीय आय वही रहेगी। समझ में आया? तो राष्ट्रीय आय की विधियां देखें कौन कौन सी हैं। राष्ट्रीय आय को मापने की 3 विधियां हैं: उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। अब ये विधियां इतनी कठिन नहीं है जितना आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे हम राष्ट्रीय आय को मापेंगे इन विधियों के हिसाब से। तो राष्ट्रीय आय को इन विधियों के द्वारा हम आसानी में माप सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो 3 विधि आपके सामने है: उत्पादन विधि, प्रोडक्शन मेथड; आय विधि, इनकम मेथड; व्यय विधि, एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है बच्चों, तो अब हम देखते हैं कि इन तीनों विधियों से क्या होगा, राष्ट्रीय आय हमेशा वही आएगी। वो कैसे? अब बच्चों, हमने तीनों विधियों के नाम देखे, उत्पादन विधि देखी, आय विधि देखी और व्यय विधि देखी। तो बच्चों, जो भी देश में उत्पादन किया जाता है, मानो मैं पेन का उत्पादन है, पेंसिल का उत्पादन है, चेयर का उत्पादन है, पंखे का उत्पादन है, तो जिस भी वस्तु का उत्पादन किया जाता है या जो सारी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, उस उत्पादन को जब बेचा जाता है तो वो उत्पादन हुआ, तो वो उत्पादन विधि हो गई। जो भी वस्तुएं उत्पादित हुई उनका मूल्य वो क्या हुई, उत्पादन विधि हुई। उनका मूल्य क्या हो गया, राष्ट्रीय आय हो गई। अब उस उत्पादन को बेचने के बाद जो आय प्राप्त होती है, वो आय किसको दी जाती है? उत्पादन के साधनों को ही दी जाती है ना, जो कि उस वस्तु का क्या करते हैं, उत्पादन। वो कौन कौन से होते हैं, हमने कई बार बताए हैं, जैसे भूमि है, पूंजी है, श्रम है, उद्यमी है, साहस है। तो उन सबको ये चीज़ें भुगतान कर दी जाती है। तो जो उत्पादन हुआ वही साधनों की क्या हो गई, आय हो गई। हम इसको पढ़ भी चुके हैं, हमने राष्ट्रीय आय का चक्र का प्रभाव पढ़ा, तो हमने बताया था ना कि जो क्या होता है, हमारे जो व्यावसायिक फर्म में जो भी उत्पादन होता है, वही उत्पादन का मूल्य किसको दे दिया जाता है, उत्पादन के साधनों को, अर्थात परिवार सेक्टर को।
बात की थी ना हमने। तो यही यहाँ पर बताया गया है कि जो भी उत्पादन होता है उसका मूल्य जो प्राप्त होता है वो तो उत्पादन विधि हो गई, और उस मूल्य को ही किसको दिया जाता है, आय विधि के अनुसार उत्पादन के साधनों की वो क्या हो जाती है, आय। अब उत्पादन के साधनों को जो आय प्राप्त होती है वो उसको अपने पास तो नहीं रख लेते, उसको क्या कर देते हैं, वो अपने उपभोग की वस्तुओं में खर्च कर देते हैं। तो वही क्या हो गई, व्यय विधि। समझ में आया। अर्थात राष्ट्रीय आय के अनुसार चाहे आप उत्पादन विधि ले लो, अर्थात देश में होने वाले कुल वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन विधि हो गई। और यदि आप आय विधि ले लो, अर्थात उत्पादन के साधनों को मिलने वाली आय, तो वो भी राष्ट्रीय आय हो गई। चाहे आप व्यय विधि ले लो, अर्थात जो उत्पादन के साधनों को आय मिली है या परिवार सेक्टर को जो आय मिली है उसने उसको क्या किया है, व्यय, तो वो भी वही बात हो गई। तो तीनों के हिसाब से राष्ट्रीय आय क्या आएगी, वही आएगी। ठीक है बच्चों, इसीलिए चाहे उत्पादन विधि से मापे, चाहे आय विधि से मापे, चाहे व्यय विधि से मापे, लेकिन राष्ट्रीय आय वही रहेगी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर यही सारी चीजें लिखी हुई हैं कि राष्ट्रीय आय की गणना किसी भी विधि से करने पर राष्ट्रीय आय के प्रवाह की मात्रा समान ही रहती है। चाहे हम राष्ट्रीय आय प्रवाह तो है, हम बात कर चुके हैं पहले। तो राष्ट्रीय आय को हम किसी भी विधि से मापें तो राष्ट्रीय आय का जो आंकड़ा है या राष्ट्रीय आय का जो भी मेजरमेंट आता है वो हमेशा समान ही रहेगा, चाहे उत्पादन विधि, चाहे आय विधि, चाहे व्यय विधि से किया जाए। क्योंकि देश में उत्पादन को बेचकर जो प्राप्त धनराशि होती है वही धनराशि क्या होती है, उत्पादन के साधनों को मिलने वाली आय होती है। उत्पादन के साधन के जो भी मालिक हैं उनको मिलने वाली आय होती है, या वही देश के लोगों की आय का व्यय होता है। हमने बात कर ली ना ये कि जो भी देश में उत्पादन होता है उसका जो मूल्य होता है वही क्या होता है, उत्पादन के साधनों को मिलने वाली आय होती है, या आप कह लो कि उत्पादन के साधनों की जो आय है उसको क्या किया जाता है, व्यय किया जाता है। तो ये तीनों हमेशा क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। ठीक है बच्चों, इसीलिए क्या होता है कि देश का कुल उत्पादन देश की कुल आय होती है, और एक देश के लोगों के पास जितनी आय होती है उस सीमा तक ही वो क्या कर सकते हैं, व्यय कर सकते हैं। जो उत्पादन होता है उसका जो मूल्य होता है वही उत्पादन के साधनों की आय होती है, और वही साधनों की जो आय है वो उस सीमा तक उसको व्यय कर सकते हैं। अर्थात कुल राष्ट्रीय उत्पादन अर्थात जीएनपी, कुल राष्ट्रीय आय अर्थात जीएनआई, और कुल राष्ट्रीय व्यय अर्थात जीएनई, तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि, तीनों से यदि हम ज्ञात करें राष्ट्रीय आय तो तीनों बराबर होती है। अर्थात कुल राष्ट्रीय उत्पादन बराबर कुल राष्ट्रीय आय बराबर कुल राष्ट्रीय व्यय, जीएनपी बराबर जीएनआई बराबर जीएनई, यही यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनआई ग्रॉस नेशनल इनकम, जीएनई ग्रॉस नेशनल एक्सपेंडिचर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि तीनों विधि से हम मापेंगे तो हमेशा राष्ट्रीय आय वही रहेगी। अब हम तीनों विधि को एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम कौन सी विधि पढ़ेंगे, उत्पादन विधि, जिसका कि दूसरा नाम है मूल्य संवर्धन विधि। और आप इसको इंग्लिश में भी याद करोगे क्योंकि हमने पहले ही बात कर ली थी कि कोई भी वर्ड्स है जो कि मेन की वर्ड्स है उसको हमें इंग्लिश में भी प्रोनाउंसिएशन देखनी है क्योंकि वो आगे काम में आएगी। तो क्या बोलेंगे इसको, प्रोडक्शन मेथड या वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है बच्चों, यहाँ पर वही लिखा हुआ है, उत्पादन विधि या मूल्य संवर्धन विधि और प्रोडक्शन मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। बच्चों, उत्पादन विधि है वो राष्ट्रीय आय को मापने की सबसे सरल विधि है और अधिकांश देशों द्वारा यही विधि प्रयुक्त की जाती है। क्यों? क्योंकि अभी हम इसमें देखेंगे किस प्रकार से हम माप सकते हैं। आय को मापना तो भी कठिन हो जाता है, व्यय को मापना भी कठिन हो जाता है, लेकिन उत्पादन जो भी हो रहा है हमारे देश में वस्तुओं और सेवाओं का, उसको मापना सरल होता है। इसीलिए देशों के द्वारा क्या किया जाता है, इसी विधि को प्रयुक्त किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय की गणना की ये सबसे सरल विधि है और अधिकांश देशों द्वारा क्या की जाती है, ये प्रयुक्त की जाती है। तो बच्चों, इसमें होता क्या है, उत्पादन को हम कैसे मापते हैं, कैसे उत्पादन विधि के द्वारा हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। तो आपको याद होगा जब हमने लेसन पढ़ा था हमारा 14, तो हमने उसमें क्या पढ़ा था कि उपभोग्य वस्तुएं होती हैं, अंतिम वस्तुएं होती हैं। पढ़ा था, नहीं पढ़ा था हमने कि अंतिम वस्तुएं कौन सी वस्तुएं होती है जो कि राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल की जाती हैं, जबकि मध्यवर्ती वस्तुएं राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं की जाती। क्योंकि मध्यवर्ती वस्तुओं क्या होती है, एक तरह से वो एक चरण से होकर गुजर रही होती है और वो अंतिम वस्तुएं बनाती है। यदि हम मध्यवर्ती वस्तुओं को भी क्या करेंगे, राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल कर लेंगे तो ऐसे तो वस्तुएं बहुत सारी हो जाएंगी। जैसे कि हमने उदाहरण दिया था कपास का, क्योंकि पहले यदि हम कपास को यदि हम किस में शामिल कर लेते हैं,
राष्ट्रीय आय की गणना में। अब वही कपास तो क्या बन रही है, रुई बन रही है, फिर हम रुई को भी राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल कर लेंगे। और फिर उसी रुई से क्या बन रहा है, धागा बन रहा है, फिर उस धागे को भी हम राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल कर लेते हैं। और फिर उस धागे से कपड़ा बन रहा है, फिर उस कपड़े को भी हम राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल कर लेते हैं। तो ऐसे तो हमारी राष्ट्रीय आय क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगी। तो इसीलिए क्या करते हैं, जो अंतिम उपभोग्य वस्तुएं होती हैं, अर्थात जो उपभोक्ता के द्वारा प्रयुक्त कर ली जाती हैं और अधिक उत्पादन में काम में नहीं आती हैं, उन वस्तुओं को हम राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल करते हैं। तो जैसे मैंने अभी आपके सामने एग्जांपल लिया, कपास, रुई, धागा, कपड़ा, तो ना तो कपास को, ना रुई को और ना धागे को, बल्कि हम किसको शामिल करेंगे, कपड़े को हम किस में शामिल करेंगे, राष्ट्रीय आय की गणना में। जो कपड़े का मूल्य आएगा वही हम राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल करेंगे। समझ में आया? तो राष्ट्रीय आय की गणना में उत्पादन विधि के अनुसार अंतिम उपभोग्य वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया जाता है, ना कि मध्यवर्ती या अंतरिम। मध्यवर्ती का दूसरा नाम अंतरिम भी है, याद रखना, अंतिम और अंतरिम दोनों में क्या है, डिफरेंस है। कई पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए कि अंतिम और अंतरिम में अंतर बताओ, तो आप ये सोचोगे दोनों तो सेम ही है, नाम तो एक जैसे हैं, लेकिन नहीं। अंतिम अर्थात अंतिम वस्तुएं, फाइनल गुड्स, और अंतरिम और मध्यवर्ती दोनों एक ही नाम है, अर्थात इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है बच्चों, तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि इससे विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित अंतिम उपभोग्य वस्तुओं और सेवाओं को ही शामिल किया जाता है। तो आप अपनी कॉपी में सारी चीज़ें नोट कर रहे हैं ना, क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें रिवाइज भी करनी है एग्जाम्स में। तो आप इसको अपनी कॉपी में नोट भी करते चले जाएं और साथ में पढ़ते भी चले जाएं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं हम। अंतिम उपभोग्य वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग उपभोक्ता द्वारा दैनिक आवश्यकता के लिए उत्पादक द्वारा उत्पादन निवेश के लिए किया जाता है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि उपभोग वस्तुएं कौन सी होती हैं, जो कि उपभोक्ता की आवश्यकताओं की क्या करती है, पूर्ति करती है, और उत्पादक उनका क्या कर सकता है, निवेश के लिए प्रयोग लेता है। तो इसीलिए उपभोक्ताओं द्वारा इन अंतिम वस्तुओं का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इनसे और अधिक उत्पादन नहीं होता। मैंने बताया था ना पहले भी, अंतिम वस्तुएं जब हमने पढ़ी थी। तो इस तरीके से उपभोक्ताओं द्वारा दैनिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इस विधि द्वारा गणना हेतु उत्पादित अंतिम उपभोग्य वस्तुओं और सेवाओं की विस्तृत सूची बनाई जाती है। अब आप ये सोचेंगे कैसे हम अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का योग ज्ञात करके राष्ट्रीय आय को ज्ञात कर लें। तो इसके लिए क्या कहते हैं, हमारे देश में जो भी अंतिम वस्तुओं और सेवाएं होती हैं उन सब की एक विस्तृत सूची बनाई जाती है। जैसे कि जितने भी पेन उत्पादित हुए हैं, जितने भी पेंसिल उत्पादित हुई है, जितने भी कपड़े उत्पादित हुए हैं, जितने पंखे उत्पादित, मतलब जो भी वस्तु और सेवा जो उत्पादित हुई है, कौन सी, अंतिम। जैसे मैंने बताया ना वो कपड़े वाला और धागे वाला, रुई वाला उदाहरण, तो उसमें हम केवल किसको शामिल करेंगे, कपड़े को। ठीक है, क्योंकि कपड़ा ही क्या है, अंतिम वस्तु है। तो इस तरीके से अंतिम वस्तु और सेवाओं की क्या बनाई जाती है, एक सूची बनाई जाती है। अब उस सूची में क्या किया जाता है, पहले उसमें अंतिम वस्तु और सेवाओं का नाम लिया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद उसकी मात्रा, भाई कितनी मात्रा उत्पादित हुई है, फिर उसका मूल्य क्या है। ठीक है बच्चों, कि किस तरह से उसका मूल्य है। जैसे हमने एक पेन ले लिया, तो पेन है, इसकी मान लो, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं इसलिए हम कुछ भी मात्रा ले सकते हैं। तो हमने मान लिया इसके 2 करोड़ पेन उत्पादित हुए हैं हमारे पूरे देश में अंतिम वस्तुओं, क्योंकि पेन का और किसी चीज़ में तो काम नहीं आएगा, ये तो अंतिम वस्तुएं सेवाएं हैं। इसको क्या किया जाता है, उपभोक्ता द्वारा डायरेक्ट उपभोग ही किया जाता है, इससे और अधिक उत्पादन तो नहीं हो रहा ना। तो पेन को हम मान लो 2 करोड़ उत्पादित हुए हमारे देश में अंतिम वस्तु सेवाओं में, और एक पेन का मूल्य है 10 रुपये। कितना है, 10। तो इसका टोटल कितना हुआ, 2 करोड़ को हम 10 से गुणा करेंगे तो 20 करोड़ हो गया ना। तो 20 करोड़ इसका क्या हुआ, अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य हो गया। तो इस तरीके से हम पेन लेंगे, उसके बाद हम पेंसिल, उसके बाद कपड़े, जो भी हमारे एग्जाम्पल्स हैं, जो भी हमारे देश में अंतिम वस्तु और सेवाएं, उनकी पूरी तरह लिस्ट बनाते चले जाएंगे, मात्रा को कीमत से गुणा करते चले जाएंगे, और इस तरीके से हमारी पूरी लिस्ट तैयार हो जाएगी, और लास्ट में उसका ग्रैंड टोटल कर देंगे। तो वो क्या होगी बच्चों, हमारी राष्ट्रीय आय। समझ में आ गया ना, बड़ी इजी तरीका है। तभी तो अधिकांश देशों के द्वारा यही तरीका काम में लिया जाता है। तो देखें यहाँ पर यही सारी चीज़ें ली हुई है कि किस तरीके से उत्पादन विधि द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम उपभोग्य और वस्तुओं सेवाओं को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। तो यहाँ देख पा रहे हैं, इस सूची में उत्पादित अंतिम उपभोग्य वस्तुओं और सेवाओं में से प्रत्येक वस्तु और सेवा का नाम लिखा जाता है, उत्पादन मात्रा, बाजार में प्रचलित कीमत का उल्लेख किया जाता है।
यही हमने बताया था अभी। वस्तुओं या सेवा की मात्रा को किससे गुणा किया जाता है? कीमत से गुणा करने पर उत्पादन का मूल्य ज्ञात करते हैं। और अंत में जो भी अंतिम वस्तुओं, उपभोग्य वस्तु और सेवाएं हैं, उनके मूल्य को हम क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। जैसे एक पेन का ज्ञात कर लिया, फिर जो भी वस्तुएं सेवाएं आती हैं उनके सभी मूल्यों को लिखते चले जाते हैं उत्पादन के, और लास्ट में हम उनको जोड़ देते हैं, और वही हमारी क्या होती है? राष्ट्रीय आय। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमने एक सूची तैयार भी कर ली है कि किस तरीके से ये सूची बनाई जाती है। देख रहे हो आप? तो ये है क्रम संख्या। बहुत सारी क्रम संख्या में बहुत सारी वस्तुएं सेवाएं होती है, सबके क्या आ जाएंगे? क्रम संख्या आ जाएगी। फिर उत्पादित वस्तु और सेवाओं का नाम, जो भी हमारे देश में अंतिम वस्तु या सेवा उत्पादित हुई है उसका यहाँ पर नाम आ जाएगा, और कितनी कितनी मात्रा में उत्पादित हुई है, और उस वस्तु और सेवाओं के कितने मूल्य हैं। जैसे मैंने बताया था ना, पेन, तो पेन की मानो 20 मात्रा है तो उसका मूल्य कितना है? 2 रुपये। पेंसिल है, पेंसिल की 30 मात्रा है, उसका मूल्य कितना है? 8 रुपये। तो इस तरीके से उसकी कीमत आ जाएगी। फिर क्या करेंगे? मात्रा को और कीमत को गुणा कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर हो रहा है 20 दूनी 40, 30 8 240। तो इस तरीके से इनको गुणा कर लेंगे तो ये जो सारा आ जाएगा वो उत्पादन का मूल्य आ जाएगा। जो भी अंतिम वस्तुएं सेवाएं हैं उनके उत्पादित मूल्य आ जाएंगे, और उन मूल्यों को हम एंड में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, और यही हमारी क्या होगी? उत्पादन विधि से राष्ट्रीय आय। ठीक है बच्चों, बड़ा इजी है ना कि किस तरीके से राष्ट्रीय आय ज्ञात की हमने। तो इस तरीके से हमारे देश में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। अब बच्चों, राष्ट्रीय आय की गणना में हमेशा याद रखना, अंतिम वस्तुओं को ही शामिल किया जाता है। अंतरिम या मध्यवर्ती वस्तुएं, जिसको कि हम इंटरमीडिएट गुड्स भी कहते हैं, उनको राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि यदि उन्हें शामिल किया जाता है तो राष्ट्रीय आय की गणना कैसे हो जाती है? दोहरी गणना हो जाती है, जो कि क्या होती है? गलत होती है। मैंने बताया था ना अभी आपको उदाहरण कि कपास से यदि हम रुई को भी शामिल कर लें, धागे को भी शामिल कर लें, और फिर कपड़े को भी शामिल कर लें, तो इस तरीके से हमारी गणना क्या हो जाएगी? बहुत अधिक हो जाएगी, जो कि सही नहीं है। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय आय की गणना में अंतरिम या मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता। याद रखना, अंतरिम, इस तरीके से लिखते हैं अंतरिम। अंतरिम या मध्यवर्ती वस्तुएं सेवाएं उत्पादन प्रक्रिया में काम में ली जाती हैं। हम बता चुके हैं पहले ही कि अंतरिम या मध्यवर्ती वस्तुएं कौन सी होती हैं जो कि और अधिक उत्पादन में काम में ली जाती हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद अंतरिम या मध्यवर्ती वस्तुओं को राष्ट्रीय आय में शामिल करने पर दोहरी गणना या भ्रामक गणना हो जाती है। यदि हमने अंतरिम या मध्यवर्ती वस्तुएं शामिल कर ली तो इससे हमारी राष्ट्रीय आय कैसे हो जाएगी? गलत हो जाएगी, दोहरी गणना हो जाएगी, और वो राष्ट्रीय आय एकदम सही नहीं हो पाएगी। कि अतः केवल किसको शामिल करते हैं हम? अंतिम उपभोग्य वस्तु और सेवाओं के मूल्यों का ही इसमें क्या की जाती है? योग किया जाता है। और यदि हम अंतिम वस्तु और सेवाओं को शामिल नहीं करें तो हम क्या करते हैं? वैल्यू एडेड मेथड, जैसा इसका दूसरा नाम है, मूल्य संवर्धन विधि का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम चाहें कि हम कपास का मूल्य भी शामिल करें, हम ये चाहें कि हम रुई का भी करें, हम धागे का भी करें, और हम कपड़े का भी करें, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? वैल्यू एडेड मेथड अर्थात मूल्य संवर्धन विधि का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि उत्पादन विधि का क्या है? दूसरा नाम है। तो यहीं लिखा है कि राष्ट्रीय आय की दोहरी गणना से बचने के लिए उत्पादन की मूल्य संवर्धन विधि काम में ली जाती है। मतलब डायरेक्ट आप फाइनल गुड्स को मत शामिल कीजिए, जो भी गुड्स आप शामिल कर रहे हैं, जो भी मध्यवर्ती और अंतरिम वस्तुएं हैं, उनको भी आप शामिल करना चाह रहे हैं, तो आप कौन सी विधि काम में ले सकते हैं? मूल्य संवर्धन विधि या वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है बच्चों, अब ये कैसे होती है वो हमें बताएंगे। इसके द्वारा क्या होता है? प्रत्येक चरण पर उत्पादन का सही मूल्य ज्ञात किया जाता है। जैसे कि मैंने कपास का उदाहरण लिया था, बहुत अच्छा, तो हम कपास का जितना भी मूल्य है हम वो लिख देंगे। जैसे कपास का मान लिया 30 रुपये मूल्य है, तो हमने 30 रुपये लिख दिया। अब कपास के बाद जब रुई बनी तो उसका मूल्य हो गया 40 रुपये, अर्थात कितने रुपए बढ़ गए? 10 रुपये। तो हम 40 रुपये ना लिख के हम 10 रुपये लिखेंगे। कितने लिखेंगे? 10। 30 तो थी कपास, और उसके बाद रुई बनने में उसमें 10 रुपये लग गए, तो 10 ही लिखेंगे, ना कि 40 लिखेंगे। फिर रुई से धागा बनने में कितना मूल्य बढ़ा? तो बढ़ा जो मूल्य होता है, लास्ट में कपड़े में कितना मूल्य बढ़ा, तो केवल बढ़ा हुआ मूल्य ही लिखते हैं, ना कि उसका कुल मूल्य। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से मूल्य संवर्धन विधि के द्वारा भी हम राष्ट्रीय आय का सही गणना कर सकते हैं। इसमें सभी वस्तुओं को शामिल हो जाती हैं। इसके लिए उत्पादन के मूल्यों में से उत्पादन के साधनों पर किए गए खर्च को घटा देते हैं। जो भी उत्पादन आता है हमारा, उसमें जो उत्पादन के साधनों पर जो खर्च किया गया होता है उसको हम घटाते चले जाते हैं, और इस प्रकार से हमारी मूल्य संवर्धन विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना हो जाती है। अब हम इसको एक पूरे उदाहरण के द्वारा समझ पाएंगे कि
किस प्रकार से जो ये उत्पादन प्रक्रिया है वो विभिन्न चरणों से गुजरती है और उसके बाद अंतिम उपभोग्य वस्तुएं और सेवाएं शामिल होती है। तो एक तो आपके पास ऑप्शन है कि आप अंतिम उपभोग्य वस्तु और सेवाओं को ही शामिल कर लें, और दूसरा आपके पास ऑप्शन ये होता है कि आप सारी वस्तु और सेवाओं को शामिल करें और उनके मूल्य संवर्धन विधि द्वारा जो बढ़े हुए मूल्य हैं उनको शामिल करके और फिर लास्ट में उसकी राष्ट्रीय आय की गणना में जो टोटल हुआ है ना उनका मूल्य संवर्धन का, उसको आप शामिल कर लें। तो आपके सामने एग्जाम्पल है, किसका है? गेहूं, आटा, बेकरी और ब्रेड। तो ये भी उत्पादन प्रक्रिया में एक प्रोसेस के द्वारा चलती है। पहले गेहूं होता है, फिर गेहूं से आटा बनता है, आटे से फिर वो बेकरी वाले के पास जाती है और बेकरी वाला उसको क्या बनाता है? ब्रेड बनाता है। तो इस प्रकार अलग अलग चरणों में ये उत्पादन प्रक्रिया से गुजरती हैं। आप चाहो तो केवल ब्रेड का अंतिम मूल्य भी इसमें शामिल कर सकते हैं, तो ब्रेड का मूल्य शामिल कर लिया तो वो राष्ट्रीय आय की गणना हो गई। और चाहो तो गेहूं का, आटा का, जो बेकरी का है, ब्रेड का, सबका मूल्य संवर्धन ज्ञात करके अर्थात बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात करके उनको जोड़ के और लास्ट में भी वही आएगा अंतिम उपभोग्य और वस्तुओं और सेवाएं। तो यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान देने लायक कि चाहे उत्पादन विधि की अंतिम उपभोग्य वस्तुएं सेवाएं ले लीजिए, चाहे आप इसकी बढ़े हुए मूल्य अर्थात मूल्य संवर्धन विधि के द्वारा ले लीजिए मूल्य, तो उसका आंसर एक ही आएगा, राष्ट्रीय आय की गणना वही उत्पादन विधि से मानी जाएगी। तो हम देखें किस तरीके से होता है ये मूल्य संवर्धन विधि। तो बच्चों यहाँ गेहूं है, तो किसान ने गेहूं उत्पादन किया और गेहूं उसको पड़ा 20 रुपए प्रति किलो। यहाँ पर जो भाव चल रहा है वो प्रति किलो के हिसाब से चल रहा है, ठीक है बच्चों। तो गेहूं का जो उत्पादन किसान ने किया था वो उसको पड़ा 20 रुपए प्रति किलो। तो 20 रुपए तो ये इनिशियल अमाउंट है अर्थात प्रारंभिक मूल्य है, तो वो तो हमें शामिल करना ही होगा, किसमें? वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में। तो यहाँ पर हमने 20 रुपए क्या लिया? हमारा उत्पादन का मूल्य, और मध्यवर्ती व्यय कुछ नहीं है इसका क्योंकि इनिशियल है। तो यहाँ पर मूल्य वृद्धि हो गई 20 रुपए, जिसको कि हम वैल्यू एडेड मेथड अर्थात मूल्य संवर्धन विधि में शामिल करेंगे। तो 20 रुपए हमने शामिल कर लिए, ठीक है बच्चों। अब आटे वाले ने, जो हम ये देख रहे हैं, आटा वाला जो है उसने गेहूं खरीदा किसान से, तो उसने वो गेहूं 20 रुपए किलो में किसान ने उत्पादित किया था, तो आटे वाले ने उसको खरीदा 30 रुपए किलो के हिसाब से, अर्थात उसी गेहूं का मूल्य आटे वाले के लिए कितना हो गया? 30 रुपए प्रति किलो। हो गया नहीं हो गया? अर्थात कितना मूल्य बढ़ गया? 10 रुपए। तो यहाँ मूल्य वृद्धि कितनी हुई? 10 रुपए, और आटे का मूल्य कितना हो गया? 30 रुपए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आप देख रहे हो उत्पादन का मूल्य अब यहाँ पर कितना हो गया इस प्रोसेस में? 20 से 30 हो गया। और मध्यवर्ती क्या है इसका? गेहूं है। मध्यवर्ती चीज तो इसके लिए आटे के लिए क्या है? गेहूं है, जो कि कितनी थी? 20 रुपए किलो, और यहाँ मूल्य वृद्धि हुई है 10 रुपए किलो की, ठीक है। अब बच्चों आटे वाले ने अपना आटा पीस लिया और उसने क्या किया? बेकरी वाले ने, समझ में आ रहा है? बेकरी वाला अब उससे खरीदेगा तो उसने उसको खरीदा 40 रुपए प्रति किलो, क्योंकि यहाँ आटे वाले का लाभ भी तो हम शामिल करेंगे ना, क्योंकि आटे वाले ने उसको पीसा है तो उसकी मेहनत लगी है, उसके साधन लगे हैं, तो 10 रुपए किलो उसने बढ़ा दिया उसका भाव, और बेकरी वाले ने उसको खरीदा 40 रुपए किलो के हिसाब से। किसके हिसाब से? 40 रुपए किलो के हिसाब से। तो यहाँ 40 क्या हो गया? उत्पादन का मूल्य। अभी जहाँ उसका 20 रुपए उत्पादन का मूल्य था, उत्पादन के साधन इस पर खर्च हो रहे हैं, अब इसका मूल्य आ गया 40 रुपए, अर्थात अलग अलग चरणों में गुजरते हुए उत्पादन का मूल्य बढ़ता ही जा रहा है। तो 40 रुपए किलो का क्या हो गया? बेकरी वाले के लिए आटा 40 रुपए का हो गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो 40 रुपए में उसने खरीद लिया। अब उसके बाद इसका मध्यवर्ती व्यय कितना है? 30, क्योंकि आटा बेकरी वाले के पास तो वैसे तो उसका मध्यवर्ती मूल्य कितना? 30, लेकिन बेकरी वाले के पास कितने का आया? ये 40 रुपए किलो का, तो 30 हो गया, और यहाँ मूल्य वृद्धि कितनी हुई? 10 रुपए, ठीक है। तो 10 रुपए इसकी रेट और बढ़ गई। अब बेकरी वाले ने जब ब्रेड तैयार की उससे, अर्थात उसमें अपने साधन लगाए, तो उसके बाद उस ब्रेड का मूल्य हो गया 60। कितना हो गया? 60। उस ब्रेड का मूल्य 60 हो गया। जहां 20 रुपए किलो में गेहूं थे, अब कितने बढ़ गए? वो 60 रुपए, क्योंकि उससे बनी बनाई ब्रेड तैयार हो गई। 20 रुपए इसमें किसका लाभ है? बेकरी वाले का, क्योंकि उसने अपना साधन भी तो लगाया है। तो यहाँ मध्यवर्ती व्यय आटे का कितना था? 40 था, ठीक है। अब 40 से मध्य जो मूल्य वृद्धि हुई ब्रेड बनाने में वो हो गई 20। तो एक तो आपके पास ये ऑप्शन है कि डायरेक्ट आप ब्रेड का मूल्य ले लीजिए। ब्रेड का मूल्य कितना है? 60 रुपए प्रति किलो। क्या है? तो हम उसको राष्ट्रीय आय में 60 रुपए प्रति किलो शामिल कर लेंगे। और दूसरा आपके पास जो है मेथड वो है मूल्य संवर्धन विधि। उसके हिसाब से हम बढ़ा हुआ मूल्य देखेंगे। जैसे पहले 20 था, 20 के बाद 10 बढ़ा, 10 के बाद 10 बढ़ा, और 10 के बाद 20 बढ़ा। तो इस प्रकार से 20, 10, 30, 10, 40, 20, 60। तो 60 वही ब्रेड का मूल्य भी कितना है? 60।
समझ में आ रहा है। अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य जो 60 रुपये है वही कितना है, 60 किसका है, ब्रैड का मूल्य मूल्य संवर्धन विधि के हिसाब से सभी जगह बढ़ा हुआ 60 है। तो यहाँ पर 60 बराबर 60 अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य भी, और चाहे मूल्य संवर्धन विधि के हिसाब से निकालो तब भी, अर्थात बढ़ा हुआ मूल्य निकाला है ना हमने, प्रत्येक चरण पे जो वस्तु है उसका मूल्य क्या होता चला गया, बढ़ता चला गया, उसको हमने शामिल कर लिया, या अंतिम उपभोग तो 60 ही आया। लेकिन यदि हम अंतिम उपभोग्य वस्तु और सेवाओं को शामिल नहीं करते और जो वस्तु का मूल्य है उसको शामिल करते चले जाते तो राष्ट्रीय आय की क्या हो जाती, भ्रामक गणना हो जाती, नहीं हो जाती, दोहरी गणना हो जाती, क्योंकि एक ही वस्तु और सेवा बार बार रिपीट होती चली जाती। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है कि हमने 20 रुपये यदि हमने मान लिया इसका उत्पादन मूल्य शामिल कर लिया था गेहूं का, उसके बाद आटे का भी 30 रुपये शामिल कर लिया, उसके बाद बेकरी का भी 40 कर लिया और ब्रेड का भी हमने 60 कर लिया, मतलब प्रत्येक का जो उत्पादन का मूल्य है वो हमने जोड़ लिया, तो कितनी होती है हमारी राष्ट्रीय आय, 150, जबकि एक्चुअल में कितनी है हमारी 60 है, नहीं 60 है, और मध्यवर्ती व्यय कितना है 90 रुपये, दोनों का डिफरेंस ही तो होगा मध्यवर्ती व्यय। तो यहाँ पर 150 यदि हमने राष्ट्रीय आय की गणना की होती तो ये गलत होती, ये भ्रामक होती, ये दोहरी गणना होती, और जो एक्चुअल जो राष्ट्रीय आय की गणना है वो आएगी 60, चाहे वो आप बढ़े हुए मूल्य से निकाल लीजिए, चाहे वो अंतिम वस्तु और सेवाओं के उपभोग से निकाल लीजिए। समझ में आ गया बच्चों। तो इस प्रकार हम राष्ट्रीय आय की गणना के लिए अंतिम उपभोग्य वस्तु और सेवा को ही शामिल करते हैं, या प्रत्येक चरण पे बढ़े हुए मूल्य या मूल्य वृद्धि को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल किया जाता है। आगे ना समझ में। तो इस प्रकार से हम उत्पादन विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे। ठीक है, अब उत्पादन विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना तो कर ली, लेकिन हम ये जानते हैं मशीनरी में टूट फूट ह्रास होता ही नहीं होता, हानि होती ही नहीं होती है, तो उस हानि को हम क्या करेंगे, राष्ट्रीय आय में से घटाएंगे। नहीं घटाएंगे, हम मूल्यह्रास के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, एक प्रकार की हानि होती है, पुरानी जो मशीनरी है उसको मरम्मत की आवश्यकता होती है, उसमें टूट फूट होती है, होती नहीं होती है, तो ये सब चीज़ें क्या होती है, एक उत्पादक के लिए हानि होती है। तो राष्ट्रीय आय में जो भी ये हानियाँ होती हैं उसको घटाया जाता है। तो मूल्यह्रास यहाँ पर फिर से आ गया हमारे यहाँ। डेप्रिसिएशन के उत्पादन करते समय उत्पादन के साधनों में टूट फूट, घिसावट या अन्य हानियाँ होती है। नई तकनीक आने से पुरानी तकनीक और मशीनें क्या हो जाती हैं, बेकार हो जाती है, क्योंकि एक ही उत्पादन के साधन मतलब मशीनों को हम बार बार काम में लेते चले जाएंगे तो वो पुरानी हो जाएंगी। यदि नई तकनीक यदि आ जाएगी तो वो पुरानी तकनीक क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, उनको मरम्मत की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये टूट फूट और घिसावट और ये हानि जो होती है उसे ही हम मूल्यह्रास कहते हैं। और राष्ट्रीय आय की गणना के लिए हम जो राष्ट्रीय आय अभी जो हमने जोड़ी है उसमें से हम मूल्यह्रास को घटा देते हैं। ठीक है बच्चों, तो उत्पादन के कारण भूमि की उपजाऊ शक्ति में भी गिरावट होती है, इस प्रकार मूल्यह्रास एक प्रकार की हानि होती है। यदि हम भूमि की बात करें, किसान जो जिस भूमि पर उत्पादन करता है तो वहाँ पर भी क्या होता है, यदि हम राष्ट्रीय आय की गणना करते समय हम देखें तो वो भूमि भी क्या हो जाती है, अनुपजाऊ हो जाती है, क्योंकि बार बार उस पर क्या की जाती है, खेती की जाती है, होती ही नहीं होती है, तो उसमें भी हमें खाद की, बीज की, उर्वरक की आवश्यकता होती नहीं होती है। तो इस प्रकार से मूल्यह्रास एक प्रकार की क्या होती है, हानि होती है। और राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास को घटा दिया जाता है। हमने जो हमारी राष्ट्रीय आय की गणना तो कर ली, अब उसमें से हमें किसे घटाना होगा, मूल्यह्रास को घटाना होगा। जीएनपी में से हम डेप्रिसिएशन को घटा देते हैं, तब जाके हमें एनएनपी, समझ में आया, नेट नेशनल प्रोडक्शन, हमने यहाँ पर प्रोडक्शन ही तो ज्ञात कर रहे हैं, वो हमें ज्ञात हो जाती है, जिसका फॉर्मूला आपके सामने ये रहा। आगे बच्चों समझ में। तो हमने आज क्या पढ़ा, हमने पढ़ा राष्ट्रीय आय की मापने की उत्पादन विधि के बारे में, कि राष्ट्रीय आय को मापने की 3 विधियां होती है, उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। तो उत्पादन विधि के द्वारा यदि हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो हम अंतिम उपभोग्य वस्तुओं और सेवाओं को ही इसमें शामिल करते हैं, और इसके लिए एक विस्तृत सूची बनाई जाती है जिसमें अंतिम उपभोग्य वस्तुओं और सेवाओं का नाम आता है, उनकी कीमत आती है, उनकी मात्रा आती है, और कीमत को मात्रा से गुणा करने के बाद उत्पादन का मूल्य आ जाता है, और सारे उत्पादन मूल्य को जोड़ने के बाद हमें राष्ट्रीय आय की गणना प्राप्त हो जाती है। और यदि हम इसकी दूसरी चीज देखें तो वो क्या है, मूल्य संवर्धन विधि, क्योंकि अंतरिम या मध्यवर्ती वस्तुओं को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं करते। यदि हमें इन्हें शामिल करना है तो हमें मूल्य संवर्धन विधि काम में लेनी होगी, और उसमें हम क्या करेंगे कि प्रत्येक चरण पे जो भी उत्पादन के साधनों में या उत्पादन में जो मूल्य में वृद्धि हो रही है, जिस वस्तु का उत्पादन हो रहा है उसके मूल्य में जो वृद्धि हो रही है, केवल हम उसको शामिल करेंगे। या तो हम अंतिम
उपभोग्य वस्तु और सेवाओं का मूल्य शामिल कर लें, या प्रत्येक चरण पे मध्यवर्ती वस्तुओं में या अंतरिम वस्तुओं में जो मूल्य वृद्धि हो रही है उसको शामिल करके, उसको जोड़ के हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। और लास्ट हम इसमें से क्या करते हैं, जो हमें राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है अर्थात जो हमने जीएनपी निकाली उसमें से हम मूल्यह्रास को घटा देते हैं, क्योंकि मूल्यह्रास एक प्रकार की हानि होती है, टूट होती है, घिसावट होती है, पुरानी तकनीक होती है। तो जीएनपी में से हम डेप्रिसिएशन को घटाते हैं, तब जाके हमें एनएनपी प्राप्त होता है। तो बच्चों ये थी हमारी राष्ट्रीय आय की गणना की उत्पादन विधि। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारी आय विधि, इनकम मेथड, कि आय विधि के द्वारा किस प्रकार से राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तब तक के लिए आपको क्या करना है, ये सारी उत्पादन विधि में मैंने आपको जो सारणी बनवाई है, जो मैंने मेथड समझाए हैं, उन सब की आपको प्रैक्टिस करनी है, अपनी कॉपी में नोट करना है और उसको अच्छे से समझ लेना है। नहीं समझ में आता तो वीडियो रिवाइंड कीजिए, दोबारा सुन लीजिए, क्योंकि आप ही का तो फ़ोन, आप ही का तो लैपटॉप और आपकी ही तो टीवी है। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।